नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और उसी क्रम में कुछ धीरे धीरे एक कदम आप मेरे साथ बढ़ा रहे हैं। एक दो दिनों में थोड़ा सा फिर से जो है वो कार्य में बिजी होने के कारण मैं सेशन थोड़े से कम ले पा रहा हूँ। एक दो दिन की बात हो रहा है, फिर वापस अपन सेशन शुरू कर देंगे। सुबह 8 बजे वाली क्लास 2 दिनों से नहीं हुई है और आज मनोविज्ञान की भी क्लास नहीं हुई, इसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। ये 7-8 दिन और है, इसमें थोड़ा सा जो है वो उतार चढ़ाव रहेगा सेशन में। इसके बाद 1 मई से आपकी कोई भी क्लास जो है वो रुकेगी नहीं, अपने टाइम पर होगी, निश्चित टाइम पर होगी, निश्चित शेड्यूल से कम हम 5 से 6 क्लास रोज करेंगे। तो 5-7 दिनों की और बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं खुद भी बहुत थोड़ा सा क्या है कि घर में काम रहता है तो थक जाता हूँ, और फिर भी हम प्रयास करते हैं कि आपके लिए कुछ ना कुछ तो करते रहें। तो 7-8 दिनों के लिए आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। सेशन प्रयास रहेगा कि 2 सेशन तो हो ही हो, और अगर ज्यादा कार्य हुआ तो 1 सेशन, ये 8:30 बजे वाला सेशन तो निश्चित तौर पर ही होगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आप सबका हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम। कैसे हैं आप? एकता शर्मा जी, चंद्रकांता जी, पूनम कुमारी जी, मुकेश जी, लर्ण, ललित व्यास, बाबूराम जी, रीना मेघवाल जी, शिवदत्त जी कैसे हैं आप? पूनम कुमारी जी, तनु जी कैसे हैं आप? विभा जी स्वागत आपका, मीरा मीना जी स्वागत आपका, प्रदीप सहान जी कैसे हैं आप? कपिल स्वागत आपका, सोनू जी स्वागत आपका, रंजीत जी स्वागत आपका, कैसे हैं आप? चंद्र प्रकाश मेघवाल, अफसाना बानो जी एंड रिंकी जी स्वागत आपका। और इस सेशन को देखने वाले हमारे सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन परिवार के सदस्यों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की, बिना ज्यादा समय अन्य बातों में लगाए। कल हमने थोड़ा सा सेशन जल्दी शुरू कर दिया था, कल मौसम खराब था और थोड़ा सा जल्दी सेशन हुआ, इसके लिए आज हम जो है वो थोड़ा और तेज से और थोड़ा लंबा सेशन करेंगे। और आज कल हमने चैप्टर नंबर 1 पूरा कर लिया था, दूसरा चैप्टर अपना चल रहा था। आज हम 3, 4 और 5 तक करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। विद्वान साथियों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं रीट की एसएसटी से, अगर आप तैयारी कर रहे हैं ग्रेड 2 की एसएसटी से, या फिर आप राजस्थान और भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये जो सेशन अभी आप मेरे साथ अध्ययन कर रहे हैं वो आपके काम आएंगे। लेकिन हम जो मुख्य उद्देश्य लेके कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको केवल शिक्षक भर्ती की ही तैयारी करवाता हूं, इसलिए अपना ये सेशन तो आपके हर एग्जाम में काम आएंगे, लेकिन अपना जो मुख्य लक्ष्य है आपका और मेरा, वो क्या है? रीट एसएसटी और ग्रेड 2 एसएसटी है। ये दोनों एसएसटी में आपके लिए काम आएगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत आपके सेशन का। और ये 5 नंबर सेशन है, इससे पहले हम 4 सेशन जो कर चुके हैं। तो अगर आप हमारे इस परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के सदस्य जरूर बन जाए, ताकि आने वाले जितने भी सेशन हैं वो सब आप सबसे पहले जो है वो देख सके और हर सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाए। इसके लिए आप जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर सिलेक्ट जो हो करिएगा। देखिएगा, ये टेलीग्राम चैनल है। अब क्या है कि राजस्थान एग्जाम मंत्रालय नाम से जब आप सर्च करते हो तो 1-2 फर्जी चैनल है, वो आपको सबसे पहले मिल जाते हैं और बहुत सारे लोग उस चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर बाद में वो मुझे फोन करते हैं कि सर हमें तो पीडीएफ नहीं मिल रही है, उधर आप कह रहे हो कि हर सेशन की पीडीएफ मिलती है और जब हम पीडीएफ ढूंढते हैं तो हमें मिलती नहीं है। तो इसके लिए आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे दिए गए लिंक से या इस बार कोड को स्कैन करके ही टेलीग्राम को ज्वाइन करें, ताकि आपको पीडीएफ प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा जो है वो ना आए और आप आसानी से हर सेशन की, जनरली जो यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाती है उसकी पीडीएफ तुरंत आपको मिल जाती है। तो हर सेशन की पीडीएफ आपको सेशन के एंड में, जैसे ही सेशन एंड होगा 10 मिनट में आपको हमारे टेलीग्राम पे प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। 7 नंबर चैप्टर क्लास 7 हम कर रहे थे एनसीईआरटी में,
और वन लाइनर कर रहे हैं इसका। और उसी क्रम में कल हमने कितना पढ़ लिया था देखिएगा। यहां तक ये लास्ट क्वेश्चन किया था हमने कि चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता क्या थी। ये लास्ट क्वेश्चन था कल का हमारा। जो चोल वंश के शासकों ने, जय हिंद इंडियन आर्मी गौतम, जो चोल वंश के शासक थे उन्होंने जिन मंदिरों का निर्माण किया था उस मंदिरों की विशेषता क्या थी, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो उसमें हमने पढ़ा कि ये जो चोल वंश के शासकों ने मंदिर बनाए, इसके अंदर एक तो बहुत ही अच्छी सुंदर कांस्य की मूर्तियां बनी होती थी, प्लस दूसरा जो इसके अंदर था वो क्या था विशेषता इसकी, कि यहां पर भगवान की प्लस भक्त की दोनों की मूर्ति बनी होती थी। यानी भगवान और भक्त दोनों की मूर्ति जो है वो बनी होती थी। देखिए मोनिका जी, कुछ थोड़ी सी व्यस्तता चल रही है और उसके कारण जो है वो मेरा फोन यहीं स्टूडियो में ही रहता है। जनरली मैं अपने पास रखता नहीं हूं और एक दो दिन शायद आपके फोन ना चक्के जाएं, लेकिन इसके बाद आपकी हमसे बात हो जाएगी। बाकी आपकी अगर कोई भी समस्या है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। करिए, आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का पहला क्वेश्चन कि चोल प्रशासन में उर एक शब्द है, किसे कहा जाता था? तो किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। चोल प्रशासन में नाडू भी एक शब्द है, नाडू किसे कहा जाता था? तो गांव के समूह को क्या कहा जाता था? नाडू कहा जाता था। नाडू के कामकाज पर किस जाति का नियंत्रण रहता था? चोल साम्राज्य में ये जो नाडू गांव का समूह होता था, इसके ऊपर किस जाति के लोगों का नियंत्रण जो है वो रहता था? तो इस पे जो नियंत्रण रहता था वो रहता था वेल्ला जाति के धनी किसानों का। वेल्ला जाति के जो अमीर धनवान किसान थे उनका इसके ऊपर क्या रहता था? नियंत्रण रहता था। और ये पूरे गांव और गांव के समूह पर जो नियंत्रण रखते थे। इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मुवेद वेलन की उपाधि नहीं दी जाती थी। सॉरी, मुवेद वेलन की उपाधि किसे दी जाती थी? मुवेद वेलन की उपाधि जो है वो किसे दी जाती थी? तो 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले किसानों को, ऐसे किसान जो 3 शासकों या 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करते हैं, उन्हें जो है वो क्या दी जाती थी? मुवेद वेलन की उपाधि जो है वो दी जाती थी। इसके बाद देखिएगा, चोल साम्राज्य में गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि क्या कहलाती थी? चोल साम्राज्य में गैर ब्राह्मण किसान, ऐसे किसान जो ब्राह्मण नहीं थे, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि क्या कहलाती थी? तो ये जो भूमि होती थी वो वेलन वगाई कहलाती थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा वेलन वगाई का संबंध किस भूमि से है? तो ऐसी भूमि जो गैर ब्राह्मण किसानों की भूमि है उसे कहा जाता था। इसके बाद चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि क्या कहलाती थी? राजा जो होते थे चोल साम्राज्य के, वो ब्राह्मण लोगों को भूमि गिफ्ट में देते थे, उपहार में देते थे। तो ये जो उपहार में दी गई भूमि होती थी वो क्या कहलाती थी? ये भूमि जो है वो क्या कहलाती थी मीनाक्षी कुमारी जी? ये कहलाती थी ब्रह्मोदय। क्या कहलाती थी? ब्रह्मोदय जो है वो कहलाती थी। नेक्स्ट देखिएगा, ये बहुत सुंदर प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आपसे पूछे जा सकते हैं, एनसीईआरटी से पेपर बनेगा। चोल साम्राज्य में किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि क्या कहलाती थी? ये क्वेश्चन काफी अच्छा है क्योंकि हम सब शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमसे पूछे जाने की संभावना भी ज्यादा रहती है कि चोल साम्राज्य में
एक विद्यालय के मेंटेनेंस के लिए जो भूमि दी जाती थी, जनरली भूमि से कैसे मेंटेनेंस रहेगा बताओ? भूमि से मेंटेनेंस ऐसे रहेगा कि जैसे 5 बीघा या 5 एकड़ भूमि दे दी गई विद्यालय के नाम पर, उस भूमि से जो लगान आता था, उस भूमि से जो टैक्स आता था, उस पैसे से विद्यालय का मैनेजमेंट जो है वो रखा जाता था। तो चोल साम्राज्य में किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि जो है वो साला भोग कहलाती थी। क्या कहलाती थी? साला भोग। साला का अर्थ पाठशाला और भोग यानी साला के काम आने वाली भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यहां पर यह है कि चोल साम्राज्य में मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि क्या कहलाती थी? इसी प्रकार मंदिरों को भी भूमि दी जाती थी जिससे मंदिरों का मेंटेनेंस हो सके, उनका निर्माण हो सके। तो इस प्रकार की भूमि को जो है वो क्या कहा जाता था? देवदान कहा जाता था। नेक्स्ट देखिएगा, चोल साम्राज्य में जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि क्या कहलाती थी? जो जैन धर्म के कुछ केंद्र थे उनको जो भूमि दान दी जाती थी वो कहलाती थी क्या? पल्ली शदनम। जेल प्रशासन, सॉरी जेल की जगह चोल था यहां पर। चोल प्रशासन में शहरों में प्रशासनिक कार्यों का संपादन करने वाला क्या कहलाता था? जो चेल साम्राज्य था उसमें जो नगर थे उन नगरों का मैनेजमेंट करता जो था वो क्या कहलाता था? पीडीएफ आपको एक साथ मिलेगी समय आने पर। अभी आपको कक्षा 6 की कंप्लीट पीडीएफ मिल चुकी है, आप उसको डाउनलोड करें, अपने लैपटॉप में या फोन में ओपन करें और फिर उसको लेकर रजिस्टर में नोट कर लें। सबसे अच्छा तरीका यही है। आप एक रजिस्टर लेके आए, देखो आप ऐसा एक रजिस्टर लेके आ जाओ कोई भी, और उस रजिस्टर में सारी चीजें क्या करो? नोट किया करो। पीडीएफ का क्या है? पीडीएफ देखो, पीडीएफ देने में कोई आपत्ति नहीं है और पीडीएफ तो मैं दूंगा ही। लास्ट टाइम भी आपको पीडीएफ दी थी। पीडीएफ आप निकालोगे, लेओगे, 2 बार पढ़ोगे और फिर वो कहां रख दोगे? आपकी जो रैंक है उसमें रख दोगे। आप अपने हाथ से लिखोगे, पीडीएफ डाउनलोड करके या सेशन में साथ साथ अपने हाथ से लिखो। इससे क्या होगा? ऑलमोस्ट डाटा 70 से 60% यानी 60 से 70% उसी टाइम आपको याद हो जाएगा। और जब इस रजिस्टर को आप दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको 100% याद हो जाएगा। और चूंकि आपके हाथ से बना हुआ डाटा होगा, आपके रजिस्टर आपके पास रहेगा हमेशा, और आपको कभी भी भविष्य में ग्रेड 2 की, फर्स्ट ग्रेड की या बाकी किसी भी आरएस जैसे एग्जाम की आप तैयारी करोगे तो ये रजिस्टर आपके लिए तो गेम चेंजर साबित होगा ही। और जब आप सफल हो जाओगे तो किसी अपने जूनियर को जब ये रजिस्टर आप थमाओगे तो वो भी आपका शुक्रिया करेगा कि यार वास्तव में हमारे जो सीनियर थे उन्होंने हमारे लिए बहुत बेहतरीन डाटा बना के रखा है। तो इतना काम तो आप कर सकते हो। बिल्कुल ही आलसी तो मत बनो, ठीक है? थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। केवल आप ये चाहते हो कि केवल पीडीएफ रखकर आप सफलता प्राप्त कर लोगे तो ऐसा नहीं होगा। थोड़ी मेहनत करो, पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, उसको लिख लो, ठीक है? मैं पीडीएफ प्रिंट वाली भी दूंगा आपको। मैं ये नहीं चाहता कि आपके पैसे लगे, मैं चाहता हूं कि आप मेहनत ज्यादा करो, पैसे को कम खर्च करो, मेहनत ज्यादा करो। मुख्य उद्देश्य डाटा याद होना है, ना कि आपके पास होना, ठीक है? मुख्य जो टारगेट है वो आपका सिलेक्शन का वो होगा जब डाटा आपको याद होगा, ना कि आपके डाटा पास होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नगरम किसे कहा जाता था? ये जो नगरम शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता था? ये जो प्रयोग किया जाता था वो व्यापारियों के एक संघ के लिए इसका प्रयोग जो है वो किया जाता था। कहां से प्राप्त अभिलेखों से ब्राह्मणों की सभा के संगठन के प्रारूप का वर्णन मिलता है? कहां से प्राप्त अभिलेखों से ब्राह्मणों की सभा के संगठन का प्रारूप बनता है या मिलता है? यानी ब्राह्मणों का जो सभा होती थी उसका हमें प्रारूप कहां से मिलता है? तो ये हमें मिलता है तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले से। चिंगलपुट जिले के अंदर एक स्थान है उत्तर मेरेरू,
उत्तर मेरूर नामक स्थान है। उत्तर मेरूर से जो यहां से जो अभिलेख मिले हैं उससे हमें ब्राह्मणों की सभा के स्वरूप का क्या ब्राह्मणों की सभा के स्वरूप का पता चलता है। नरेंद्र सिंह चौहान कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत आपका। नेक्स्ट देखिएगा, संगठन या समिति के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है? तो ये जो संगठन या समिति होती थी ब्राह्मणों की, इनका जो चुनाव होता था, इनके अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, तो वो लॉटरी के द्वारा होता था। लॉटरी के द्वारा क्या होता था? संगठन के सदस्यों का चुनाव होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी में भारत का महत्वपूर्ण नगर कौन सा था? 12वीं शताब्दी में भारत का महत्वपूर्ण नगर कौन सा था? तो वो कौन सा था? दिल्ली। एंड 12वीं शताब्दी के मध्य में अजमेर के चौहानों ने किसे परास्त किया था? परास्त यानी हराया था। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, परास्त किया था। तो दिल्ली के तोमर शासकों को आप जब चौहानों का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आपको शुरुआत में एक जानकारी मिलेगी कि दिल्ली के अंदर तोमर वंश का शासन था, वो भी राजपूत ही थे। उन्हें चौहानों ने परास्त किया और दिल्ली पर जो है वो अपना शासन स्थापित किया। इसके बाद देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है, देहलीवाल सिक्के। ये कुछ सिक्के चलाए थे जिनका नाम था देहलीवाल सिक्के। ये कहां प्रचलित थे? तो दिल्ली में थे। और देहलीवाल सिक्के किन के द्वारा चलाए गए थे? तो जैन जो व्यापारी थे, जैन समुदाय के जो व्यापारी थे, उन्होंने ये सिक्के जो है वो बनाए थे। इसके बाद दिल्ली में अनेक मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो ये भी जैन व्यापारियों ने जो है वो करवाया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। और सल्तनत की स्थापना के साथ कुछ नगरों की भी स्थापना हुई, जिसमें एक नगर था दिल्ली है कुन्हा, दूसरा था सीरी और तीसरा था जहांपनाह। ये कुछ स्थान थे, दिल्ली के अलग अलग पार्ट हैं जो उस समय सल्तनत की स्थापना के समय इन नगरों की भी स्थापना की गई थी। ये जो सीरी नामक जो स्थान है उसकी जो स्थापना की थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, जब अलाउद्दीन खिलजी पर चंगेज खान ने आक्रमण किया था। तो अपनी एक विशाल सेना की लिए सैनिक छावनी बनाने के लिए सीरी नामक जो है वो नगर की या स्थान की इन्होंने जो है स्थापना की थी। रीट में कैटेगरी चेंज कर सकते हो। जब आप रीट का फॉर्म भरोगे तो उसमें आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। रीट की कैटेगरी भी चेंज कर सकते हो, आप अपने सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हो, आप अपनी भाषा भी चेंज कर सकते हो, आप अपने जो एग्जाम सेंटर है वो भी चेंज कर सकते हो। ये सारे परिवर्तन आप बहुत ही आसानी से जो है वो कर पाएंगे नरेंद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूनम वर्मा जी, पृथ्वीराज चौहान जी एंड ओम राठौर जी, आपके नंबर कहाँ मिलेंगे? नंबर की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी बात लिखिए, हम आपको रिप्लाई देंगे। यहीं पर लिखिए आप क्या पूछना चाहते हैं हमसे। मीनाक्षी कुमारी जी कैसे हैं आप? आरंभिक 20वीं शताब्दी में दिल्ली पर राजपूत शासकों का शासन था। आरंभिक 20वीं शताब्दी में दिल्ली पर कौन कौन से राजपूत शासकों का साम्राज्य था? तो यहां पर जो था वो तोमर वंश का शासन था 1665 में। इसके बाद अनंगपाल वंश का शासन था 1130 से लेकर और 1145 तक। चौहानों का शासन था 1165 से और 1192 तक। और पृथ्वीराज चौहान, इसका जो शासन था वो 1175 से लेकर और 1192 तक था। इसके बाद बात करते हैं तो तुर्की शासकों का दिल्ली पर शासन कब तक रहा? तो तुर्की जो शासक थे उनका जो शासन रहा यहाँ पर वो कब तक रहा? तो तुर्की शासकों का जो शासन था वो रहा यहाँ पर 1206 से लेकर और 1290 तक। और इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन रहा था वो 1206 से लेकर 1210 तक रहा था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश का जो शासन रहा था
शमसुद्दीन इल्तुतमिश का जो शासन रहा था वो 1210 से लेकर और 1236 तक रहा। रजिया सुल्तान का नाम आपने इतिहास में सुना होगा, एकमात्र मुस्लिम पहली मुस्लिम शासिका थी ये रजिया सुल्तान। इनका जो शासन काल रहा था वो 1236 से 1240 तक रहा था। और गियासुद्दीन बलबन का जो शासन काल था वो 1266 से लेकर और 1287 तक रहा था। अब ये आप सोचिए राहुल की वन लाइनर क्वेश्चन से पात्रता क्लियर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। मेरा कार्य है आपको वो डाटा करवाना जो आपके लक्ष्य में आपकी सहायक हो। हम तो इसी उद्देश्य से करवा रहे हैं कि इन वन लाइनर क्वेश्चन से आपकी रीट की पात्रता 100% क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। और हमें इस पर पूर्ण विश्वास है कि आपकी रीट की पात्रता हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं विद्वान साथियों, तो दिल्ली पर खिलजी वंश का शासन रहा। दिल्ली पर खिलजी वंश का शासन जो रहा था वो कब से लेकर और कब तक जो है वो दिल्ली पर खिलजी वंश का शासन रहा था, बताइए। एक बार सारे बच्चे इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि ये सेशन आप सभी से अनेक बच्चों तक भी पहुंच जाए, क्योंकि आपका एक शेयर एक ऐसे बच्चे की सहायता कर सकता है जिसको बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस प्रकार के डाटा की या इस प्रकार के सेशन की, और वो बच्चा नहीं जा सकता है कोचिंग संस्थान में, उसकी कुछ सामाजिक और आर्थिक मजबूरियां भी हो सकती है। तो आपको अगर लगता है कि इसे शेयर करना चाहिए तो बिल्कुल आप जो है वो शेयर करिए अपने दोस्तों तक। तो चलिए, दिल्ली पर खिलजी वंश का शासन कब तक रहा इसकी चर्चा करते हैं। तो 1290 से लेकर और 1320 तक रहा। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 से 1296 तक और अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से लेकर और 1316 तक जो है वो दिल्ली पर शासन किया। खिलजी वंश में मुख्य रूप से दो ही शासक हुए, अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी शासक बनते हैं और इसके बाद कोई योग्य शासक नहीं रहा। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। और आपको हम पे पूर्ण विश्वास है तो बिल्कुल बेसंकोच होकर देखिए। हम ऐसा नहीं है कि विश्वास करने पर धोखा नहीं मिला है, बहुत बार हम किसी पर विश्वास करते हैं और हमें धोखा भी मिल जाता है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि ये जो दुनिया है वो विश्वास पे ही चलती है, सारा काम जो है वो विश्वास पर, आशा पर ही चलता है। तो बिल्कुल आप पूर्ण विश्वास रखें, आप निराश नहीं होंगे। जो इस परिवार का सदस्य है, जो इस परिवार के साथ मिलकर अपना अध्ययन कर रहा है, जो इस परिवार पर शुरू से जुड़ा हुआ है, इतना मेरा वादा है आपसे कि आपको पेपर देते समय जब आप पेपर हॉल में बैठे होंगे, जब आप मनोविज्ञान के क्वेश्चन कर रहे होंगे, जब आप साइको के क्वेश्चन कर रहे होंगे, जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे एसएसटी के, तो आपको एक बार तो मेरा ख्याल जरूर आएगा, एक बार आपको मेरी याद जरूर आएगी। और जब आप पेपर देकर बाहर निकलेंगे तो आपके चेहरे पर सिकन नहीं होगी, आपके चेहरे पर मायूसी नहीं होगी, आपको यहां से पढ़कर जो है वो खुशी महसूस होगी। यह मैं नहीं कह सकता कि बाकी कोचिंग वालों का क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आपको जब आप किसी कोचिंग वाले बच्चे से बात करेंगे तो आपको यही फील होगा कि आप पीछे नहीं है, आप उनसे कहीं ना कहीं एक कदम आगे ही होंगे। ये दो सब्जेक्ट की तो मेरी जिम्मेदारी है, बाकी सब्जेक्ट आप जैसे भी पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं पानी पीता हूं फिर हम आगे चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है दिल्ली पर तुगलक वंश का जो शासन काल रहा था उसकी चर्चा करते हैं। तो 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश का शासन रहा। इसके अंदर अगर हम डिवाइड करते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक का जो शासन काल रहा 1320 से लेकर और 1324 तक। मोहम्मद तुगलक का जो शासन काल रहा वो 1324 से 1351 तक। और फिरोज शाह तुगलक का जो शासन काल रहा वो 1351 से 1388 तक रहा। दिल्ली पर सैयद वंश का जो शासन काल रहा है वो 1414 से लेकर और 1451 तक रहा, जिसमें एक ही मुख्य शासक रहा है, वो था खिजर खां। खिजर खां का जो शासन काल था वो सैयद वंश के शासन काल में आता है। दिल्ली पर लोधी वंश का शासन रहा है। दिल्ली पर लोधी वंश का जो शासन है वो 1451 से लेकर और 1526 तक रहा, और इसमें एक ही मुख्य शासक हुआ है, वो है बहलोल लोधी, जो कि 1451 से लेकर और 1479 तक रहा है। इसके बाद देखिएगा मस्जिद किस भाषा का शब्द है। मुस्लिम धर्म के अंदर एक, जैसे हिंदू धर्म में मंदिर शब्द आता है, उसी प्रकार जो है मस्जिद का यूज होता है मुस्लिम धर्म में। तो मस्जिद जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो ये है अरबी भाषा का शब्द। और इस अरबी भाषा के शब्द मस्जिद का क्या अर्थ है, ऐसा स्थान जहां मुस्लिम अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। सजदा करना क्या होता है, घुटने के बल बैठकर ईश्वर को याद करना। घुटनों के बल बैठकर ईश्वर को याद करना ही क्या कहलाता है, सजदा करना कहलाता है। जामा मस्जिद की बात करते हैं तो जामा मस्जिद यह वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एक ही साथ एकत्र होकर नमाज पढ़ते हैं। इमाम कौन होता है, तो जो नमाज पढ़ने वाले होते हैं मुस्लिम, उन नमाज पढ़ने वालों में से ही ऐसा व्यक्ति जो सबसे ज्यादा विद्वान होता है, सबसे ज्यादा सम्माननीय होता है, उसे कहते हैं क्या, इमाम कहते हैं। क्या कहते हैं, इमाम कहते हैं। एंड किबला क्या है, किबला या काबा भी कहते हैं इसको आप, काबा, किबला या काबा, तो ये मक्का की ओर की जो दिशा होती है। जैसे जो मुस्लिम, मेरे साथ कई मुस्लिम दोस्त पढ़ते थे, तो वो कभी अपनी बात को सिद्ध करनी होती थी उनको, तो वो कहते थे कि मैं काबा की तरफ हाथ करके कह रहा हूं कि जो मैं बता रहा हूं या जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सत्य बात है। तो जिस दिशा में मक्का है उस दिशा को क्या माना जाता है, जिस दिशा में मक्का है उस दिशा को क्या माना जाता है, मुस्लिम धर्म में सम्माननीय और पवित्र माना जाता है, जिसे किबला के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, किबला के नाम से हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में कौन सी दिशा में किबला की ओर है, कौन सी दिशा है, तो भारत से पश्चिम दिशा, पश्चिम जो दिशा है वो क्या है, किबला है। तो जैसे मेरे सामने उत्तर है, तो जैसे कोई मुस्लिम बच्चा था हमारे साथ पढ़ने वाला, तो वो ऐसा कहता था कि मैं काबा की तरफ हाथ करके कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, मेरा विश्वास करो तुम। इसके बाद देखिए आपके स्क्रीन पर आता है यह है कि जहांपना का क्या अर्थ है, विश्व की शरण स्थली को जहांपना कहते हैं। जहां का अर्थ होता है विश्व और पनाह का अर्थ है शरण स्थली। मोठ की मस्जिद, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, शायद इससे पहले आपने नहीं पढ़ा होगा ये क्वेश्चन। मोठ की मस्जिद कहां पर है, तो ये दिल्ली के अंदर है, और सिकंदर लोधी के शासनकाल में उनके मंत्री के द्वारा ये जो है वो मस्जिद बनाई गई है। और मोठ की मस्जिद कहां स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। एक और नाम आता है जमाली कमाली। जमाली कमाली की मस्जिद का निर्माण कब हुआ, जमाली नामक एक संत थे, मुस्लिम पीर या संत थे, जिनका दिल्ली के अंदर जो है वो
देहांत हो जाता है और उन्हीं की कब्र के ऊपर ये मस्जिद बनी है, जिसे क्या कहा जाता है, जमाली कमाली की मस्जिद कहा जाता है। और 1320 के दशक के आखिरी दिनों में इसका जो है वो निर्माण नई दिल्ली में करवाया गया। जमाली कमाली की मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। जमाली कमाली की मस्जिद किसने बनवाई? तो बाबर के शासनकाल में इसका निर्माण होता है। इल्तुतमिश ने सामंतों जमींदारों के स्थान पर किन्हें राजनीतिक पद दिया? जब इल्तुतमिश का शासन आता है तो इसने कुछ अलग ही परिवर्तन करने का प्रयास किया। और इसने क्या किया? इसने एक बात की कि इसने कुछ परिवर्तन किया। अपने विशेष जो गुलाम थे, इल्तुतमिश ने अपने कुछ विश्वसनीय गुलामों को शासन में उच्च पदों पर जो है वो क्या किया? आसीत किया, जिससे कि क्या हो, उसका शासनकाल और बेहतर तरीके से जो है वो संचालित किया जा सके। गुलाम किन के प्रति वफादार नहीं होते थे? जैसे किसी राजा का गुलाम है तो वो राजा के प्रति तो क्या होता था? वफादार होता था। लेकिन उस राजा के स्थान पर जब कोई नया व्यक्ति यानी उसका जो उत्तराधिकारी होता था, उसके प्रति गुलामों की जो है वो वफादारी कम हो जाती थी। ठीक है, तो याद रखना, अपने मालिक के उत्तराधिकारी के प्रति ये क्या होते थे? कम वफादार होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर कि फारसी लेखों में सुल्तान के कार्यों की आलोचना की गई है। फारसी लेखों में किस सुल्तान के कार्यों की आलोचना की गई है? देखो, फारसी जो इतिहासकार थे उन्होंने किस सुल्तान के कार्यों की आलोचना की है? तो सुल्तानों द्वारा फारसी लेखों में सुल्तान के कार्यों की आलोचना की गई है। किस सुल्तान के कार्यों की, या सुल्तान के किन कार्यों की, सुल्तान के किन कार्यों की आलोचना की गई है? तो सुल्तान द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने की। अब देखिएगा, तुगलक वंश के अंदर जो शासक हुए उन्होंने मेन लाइन से हटकर कुछ अलग करने का सोचा और उन्होंने जो निचले वर्ग के, जैसे माली, नाई, कलाल, ये जो निचले वर्ग की जातियां थी, इन जातियों के लोगों को साम्राज्य के अंदर उच्च पदों पर जो है बिठाया। और इस बात से कहीं ना कहीं जो फारसी लेखक थे वो बड़े नाराज हुए और उन्होंने जो है वो सुल्तान की क्या की? आलोचना की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने किसे संरक्षण दिया? तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक जब शासन बने तो उन्होंने खुमार नामक एक कलाल एक ऐसी जाति है जो क्या बनाती है? शराब बनाने वाली जाति। तो शराब बनाने वाली जाति का नाम है कलाल। और इस कलाल जाति का एक व्यक्ति था खुमार। इस खुमार को उच्च पद पर आसीत किया। इसके अलावा फिरोज हजाम नामक एक नाई था, उसको उच्च पदों पर बैठाया। मनका नामक एक बावर्ची था। लट्ठा तथा पीरा नामक 2 माली थे। इन सबको उन्होंने उच्च प्रशासनिक पदों पर जो है बिठाया। और इस बात से नाराज थे कौन? फारसी इतिहासकार। ठीक है, इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन की गाइड पढ़ने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? या मैं कौन से जिले से हूं? तो मैं राजस्थान के चूरू जिले से हूं। और गाइड पढ़ने की जरूरत होगी कि नहीं होगी? तो देखिए, पहले तो आप 5-6 दिन इस सेशन में आइए, फिर आप समझिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं यहां पर, फिर अपना सिलेबस उठाइए और फिर तय कीजिए कि आपको क्या करने की आवश्यकता है, क्या करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि यहां से पढ़ने के बाद, यहां से पढ़ने का अर्थ क्या है कि या तो आप तय करें, देखो YouTube पर आप पढ़ रहे हो, 2 तरीके की समस्या आती है। एक बच्चे ने किसी ऑनलाइन पढ़ाने वाली कंपनी का कोई सब्सक्रिप्शन ले लिया या उनका कोर्स खरीद लिया है। राजस्थान में बहुत सारे लोग कोर्स बेचते हैं
और बहुत अच्छा भी बेचते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने मान लीजिए किसी भी XYZ कंपनी का कोई ऑनलाइन कोर्स खरीद लिया है, आपके पैसे लग गए हैं। अब आप क्या करोगे कि उस कंपनी के जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं आप उन्हीं के साथ पढ़ोगे और उन पर आप पूर्ण विश्वास करोगे और आपके मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम भी नहीं रहेगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन वो बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ते हैं YouTube के माध्यम से और वो किसी प्रकार का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखे हैं और उन्हें क्या करना है, उन्हें कोयले की खान से मोतियों को चुनना होता है, कोयले की खान से हीरे को चुनना होता है। यानी YouTube पर बहुत सारे अध्यापक पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब उन्हें क्या करना होता है कि वो SST किस YouTube चैनल से पढ़ेंगे, क्योंकि वो बेचारे थोड़े से आर्थिक स्थिति में कमजोर हैं, तो उनके पास इतनी सुविधा तो है नहीं कि वो किसी एक का पैक ले लें। तो वो क्या करते हैं कि इस पूरे YouTube पे सर्च करते रहते हैं सारे दिन। SST मुझे यहां से पढ़नी है तो वो SST वहां से पढ़ते हैं, हिंदी किसी और टीचर से पढ़ते हैं, संस्कृत कहीं और चैनल से पढ़ते हैं, मनोविज्ञान कहीं से पढ़ते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर विश्वास करते हैं, पहले आइए 2-3 दिन समझिए इसको, हमारे परिवार को समझिए, हमारे डाटा को समझिए, फिर अगर आपको विश्वास हो जाता है तो हम आपको इतना विश्वास दिलाएंगे कि मनोविज्ञान आपके 28 क्वेश्चन सही होंगे और SST के अंदर रीट के अंदर आपके 60 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 50+ क्वेश्चन सही होंगे। फिर आपको अगर विश्वास हो तो फिर आप हमारे साथ निरंतर पढ़िए और पूर्ण विश्वास के साथ पढ़ सकते हैं। बाकी आप खुद तय करें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, किस इतिहासकार ने सुल्तान के इन कार्यों की आलोचना अपने लेखों में की? तो जियाउद्दीन बर्नी नामक एक इतिहासकार था। कौन था? फारसी इतिहासकार था जियाउद्दीन बर्नी। इसने जो है वो क्या की, इसकी आलोचना की। इसके बाद इक्ता क्या है? इक्ता बहुत प्यारा क्वेश्चन है। विभिन्न इलाके जहां से राजस्व वसूला जाता है इक्ता कहलाता है। बहुत सारे इलाके जहां से टैक्स लिया जाता है, राजस्व वसूला जाता है, इक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? इक्ता कहलाता है। मुक्ति क्या है? मुक्ति क्या है? तो राजस्व वसूलने वाला जो सूबेदार होता है उसे मुक्ति कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय कृषि पर रोक, अलाउद्दीन खिलजी के समय कृषि पर कौन सा कर लगाया गया? अलाउद्दीन खिलजी जब था तो खिराज या खराज नामक टैक्स लेता था और इसने ये टैक्स 50% तक बढ़ा दिया था। यानी जितनी भी फसल होती थी ऑलमोस्ट उसका आधा टैक्स के रूप में देना पड़ता था। और ये समय कौन सा था? जब चंगेज खान ने दिल्ली पर यानी अलाउद्दीन खिलजी पर आक्रमण किया था, उस समय की बात है। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो देखिएगा, किसके नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया? चंगेज खां के नेतृत्व में। ठीक है, किसके नेतृत्व में? चंगेज खां के नेतृत्व में 1219 में। चंगेज खान आक्रमण के समय दिल्ली पर किसका शासनकाल था? तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में इसने जो है वो चंगेज खान ने आक्रमण किया। यानी इसने अलाउद्दीन खिलजी जब शासक था तब आक्रमण किया। इसके बाद जब मोहम्मद तुगलक जब शासक था तब भी इसने आक्रमण जो है वो किया। इसके बाद देखिए, इसके बाद चंगेज खान ने अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में कौन से आक्रमण किए? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में 1299 या 1300 के समय एक आक्रमण किया, 1302 और 1303 में एक आक्रमण चंगेज खान ने दिल्ली पर किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना के लिए कौन सा शहर बसाया जहां इसने सैनिक छावनी लगाई थी? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो जब चंगेज खान ने आक्रमण किया तो सीरी नामक स्थान, दिल्ली के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है सीरी, और उस सीरी नामक स्थान पर इसने जो है एक सीरी नामक नगर बसाया और वह नगर सैनिक छावनी के रूप में जो है वो स्थापित हुआ। इसके बाद देखिएगा, सैनिकों की आवश्यकता पूरी करने के लिए किसानों पर कितना कर बढ़ा दिया गया था? तो 50% तक। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया
ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने, देखो जब चंगेज खान ने आक्रमण किए तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने प्रशासन में किस प्रकार परिवर्तन किए, तो थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे आप कि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले तो एक ऐसी स्थायी सेना बनाई जिसमें स्थायी सैनिक होते हैं 12 वर्ष तक, और उन सैनिकों को एक मंथली सैलरी देना शुरू किया। इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन शुरू किया। तो ये क्वेश्चन बनता है कि किस सल्तनत के शासक ने सैनिकों को नगद वेतन शुरू किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार पर जो है वो सामान की कीमतों पर इसने नियंत्रण किया। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफी सफल रहे और उसने मंगोल आक्रमण का सफलतापूर्वक जो है सामना कर लिया अपनी प्रशासनिक नीतियों के कारण। बट इसके बाद जब मोहम्मद तुगलक का समय आक्रमण हुआ तो मोहम्मद तुगलक जो है वो मंगोलों पर हमला शासन के प्रारंभिक वर्षों में हुआ। दिल्ली एक कुन्हा, अब इसने कोई नया नगर नहीं बसाया, दिल्ली के अंदर एक स्थान था दिल्ली एक कुन्हा, उस स्थान को खाली करवाया, वहां के लोगों को निकाल दिया इसने, और वहां पर क्या बनाई, सैनिक छावनी बनाई, जिससे जनता इससे नाराज हो गई। किसानों पर अतिरिक्त कर लगाया, टोकन मुद्रा प्रचलित की, यानी पहले जैसे सोने के सिक्के होते थे, इसने कुछ कम मूल्यवान धातु के जैसे सिल्वर के या अदर किसी धातु के क्या बनाए, सिक्के जारी किए, जिसे टोकन मुद्रा कहा जाता था। और यह भी इसकी एक क्या थी, असफल योजना थी, सस्ती धातुओं से बनी होती थी। लेकिन महमूद तुगलक के असफल प्रशासनिक कदम, कश्मीर पर उनके आक्रमण की विफलता, विशाल सेना को इसने क्या कर दिया था, भंग कर दिया था, इसने स्थायी सेना नहीं रखी, और टोकन मुद्रा आदि असफल प्रयास रहे, जिसके कारण इस पर जो चंगेज खां का आक्रमण था उसका काफी बुरा इफेक्ट पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दिल्ली का एकमात्र कौन सा सुल्तान था जिसने मंगोलों पर आक्रमण करने की योजना बनाई, तो ये था मोहम्मद तुगलक। योजना बनाई थी बट ये सफल नहीं हो पाया था। मुगल किन दो वंश के वंशज थे, ये शायद आपका छठा चैप्टर या 5वां चैप्टर है, मुगल साम्राज्य, ठीक है। तो मुगल किन दो वंश के वंशज थे, तो पिता इनके तैमूर वंश के से संबंधित थे और माता चंगेज खान के वंश से जो है वो संबंध रखती थी। तो दो वंश, तैमूर और चंगेज वंश के जो है ये क्या थे, मिक्स वंशज थे। एक बार सारे बच्चे शेयर कर दें, सारे बच्चे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। राहुल कल सेशन बीच में बंद कर दिया था, इसीलिए पीडीएफ नहीं मिली थी, और पीडीएफ दी जाएगी अगर आपको विश्वास है तो। जब इतना मेहनत करके सेशन किए जा रहे हैं तो पीडीएफ का क्या मैं अचार डालूंगा क्या, ये बताओ। पीडीएफ मिलेगी मेरे भाई, हर सेशन की पीडीएफ तो मिल रही है। कल ही तो सेशन की पीडीएफ नहीं मिली थी आपको, एक ही दिन पीडीएफ नहीं मिली, बाकी तो हर पीडीएफ मिल रही है। आपके क्या कि आपकी कोई गलती नहीं है, वैसे लर्नर जब हम भी थे तो यही दिमाग में रहता था। अक्सर मैं जब तैयारी करता, अभी भी तैयारी कर ही रहे हैं हालांकि, लेकिन हम अपने दोस्तों के यहाँ जाते थे तैयारी करने के लिए, जैसे साथ वाले, तो जाते ही पहले ये देखते थे कि ये पढ़ क्या रहा है, अच्छा अरे वाह ये गाइड पढ़ रहा है, अच्छा ये पढ़ रहा है, नोट्स पढ़ रहा है, नोट्स तो अपना है ही कौन। फिर मैं कि आगे गिर बराता, भाई यार 10 मिनट नोट्स दे दे, अब भी 10 मिनट के अंदर फोटो कॉपी करा के लेके आऊं। फिर बेपा
फोटोकॉपी खातर जाके फोटोकॉपियर दुकान में कहता भाई फोटोकॉपी को कितना 100 रुपया, ले पकड़ 100 रुपया फोटोकॉपी करके दे। फोटोकॉपी करा के घर पे लाते थे और लाके रैंक में रख देते थे। कल पढ़ेंगे, कल सोचते थे परसों पढ़ेंगे, और वो कल फिर आता ही नहीं था। बस क्या कि लर्नर के दिमाग में ये रहता ही है। सब हम भी लर्नर थे तब भी हमारे यही रहता था, ये बुक बहुत अच्छी है, इसको लेके आते हैं, ये बहुत अच्छी है। बट आज ये चीज समझ में आ रही है हमें कि आप जो डाटा आपके पास है आप उसको बेहतर तरीके से पढ़ें, उसको इतनी बार पढ़ लें आप कि उसके कौन से पेज पर क्या लिखा हुआ है ये आपको याद होना चाहिए। फिर जब इतनी बातें आपको याद हो जाए फिर जाके आप नई बुक खरीदें। और किसी भी को घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आप हमारे परिवार के नए सदस्य हैं इसलिए आपको नहीं पता है। आपको हर सेशन की पीडीएफ मिलेगी, और कोई दिन सेशन की पीडीएफ नहीं मिली तो वो कौन सा दिन होगा जिस दिन नहीं मिलेगी? जो टॉपिक हम करवा रहे हैं वो टॉपिक अधूरा रह गया, किसी कारणवश क्लास बीच में बंद हो गई, तो केवल उस दिन है आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी। जैसे कल पीडीएफ नहीं मिली तो इसका अर्थ नहीं है कि वो कल वाली पीडीएफ नहीं मिलेगी। कल वाली पीडीएफ आज वाली पीडीएफ के साथ मिक्स होके मिल जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो क्लास यहां पर हो गई है उस क्लास का हर डाटा लाइन टू लाइन आपके पास होगा, ये आप पूर्णतः हम पर विश्वास कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए, बाकी सारी जिम्मेदारी हम आपकी ले लेते हैं। इसके बाद देखिएगा, मुगलों को अपने आप को क्या कहलाना पसंद नहीं था, तो मुगल को जो है वो मुगल या मंगोल कहलाना जो था वो पसंद नहीं था। इसके बाद का हम कल पढ़ेंगे, और यहां तक की पीडीएफ आपको आज मिल जाएगी, ठीक है। यहां तक की पीडीएफ अगले 10 मिनट में आपको मिल जाएगी, और इस पीडीएफ में कल जो हमने पढ़ा था वो भी साथ में ही होगा, और आज जो पढ़ा है वो भी इसी के अंदर होगा। और बिल्कुल निरंतर पढ़िए, आगे बढ़िए, और 1 तारीख से हम 5 से 6 सेशन डेली शुरू कर रहे हैं। इसके मनोविज्ञान का प्रीवियस क्वेश्चन सेशन चल रहा है, एंड मनोविज्ञान डिटेल सेशन चल रहा है, ये सेशन भी चलता रहेगा, आरबीएससी भी चलती रहेगी। साथ ही हम शिक्षण विधियों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेके आ रहे हैं। तो बिल्कुल भी कहीं पर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चा पेपर तक इस परिवार का सदस्य रहेगा उस बच्चे की पूर्ण जिम्मेदारी हमारी होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया इसके लिए।